लेसन नंबर 14 वाटर। पानी का प्रयोग हम बहुत सारे पर्पज़ में करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी, तो इसका जो 71% हिस्सा जो है पृथ्वी का वह पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यह ब्लू कलर की दिखाई देती है। पानी नदियों से, तालाबों से, समुद्रों से, महासागरों से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी जो पानी होता है वो सारा हमारे पीने लायक नहीं होता। हमारी जो पृथ्वी का 97.5% जो पानी होता है वह समुद्रों और महासागरों में, जो हमारी किसी भी एक्टिविटी में काम नहीं आता, क्योंकि वह साल्टी होता है, इसलिए वह पीने लायक नहीं होता। 2.5% जो फ्रेश वाटर होता है वह हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है, लेकिन इसमें से भी 1.75% ग्लेशियर जो हैं और पर्वतों की चोटियाँ, वहाँ पर जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। जो बाकी बच गया 0.8% पानी फ्रेश वाटर, वह है नदी में, झीलों में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हम यूज़ करते हैं, जो कि हम अपने घर में जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उन सब में इस 0.8% पानी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ वाटर। हमें पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, फ्लश के लिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, फ्लोर साफ़ करने के लिए, बहुत सारे हमारे डेली यूज़ के पर्पज़ जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो कच्चा माल होता है उसके लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। जितने भी हम काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो सारे के सारे पानी से होते हैं। और कई जगह है पानी का यूज़ ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे शिप और बोट जो होती है वह पानी में चलती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इट इज़ ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। पौधों की जो वृद्धि होती है उसके लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आपने खेतों में सिंचाई के लिए देखा होगा पानी का प्रयोग करते हैं। और जो कई ऐसे स्पोर्ट्स भी होते हैं जो पानी से ही किए जाते हैं, जैसे स्विमिंग है, बोटिंग है और वाटर स्कीइंग है, ये ऐसे गेम है जो सिर्फ पानी से में ही खेले जाते हैं। वाटर का प्रयोग हम डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी का प्रयोग किया जाता है। कार में, बस में, ट्रक में इनकी जो रेडिएटर होती है उसके अंदर भी पानी डाला जाता है, जिससे कि जो इंजन होता है वो उनका ठंडा रहता है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर में रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर या सबसोइल वाटर। सबसे पहले है रेन वाटर। रेन वाटर सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म होती है जो पानी की, नेचुरल वाटर की, वह होती है। यानी कि जैसे बारिश आती है तो उसके अंदर पानी ज़मीन पर आता है, लेकिन हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स और बैक्टीरिया जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं। जैसे बारिश की बूंदें नीचे आती है तो ये जर्म्स, डस्ट और बैक्टीरिया ये इसके साथ मिलके पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए यह है पानी, इसको प्यूरिफाई करने के बाद ही पीने लायक होता है। नेक्स्ट है रिवर एंड लेक वाटर। नदियों और झीलों का पानी। यह पानी भी या तो बारिश से या फिर जो माउंटेन है उसके ऊपर बर्फ़ के पिघलने से जो पानी आता है वही पानी नदियों और झीलों में आता है। जब पानी पर्वतों से बहकर नदियों में आ जाता है उसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी मिल जाती है, कुछ सोल्यूबल साल्ट है जो अपने साथ बहा कर ले आते हैं। और उसकी नदियों के किनारे पर जो कई बार कोई फैक्ट्रीज, कोई कंपनीज होती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा उस पानी में बहा दिया जाता है, जिससे उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि पानी की वजह से भी कई बीमारी होती हैं, जैसे जॉन्डिस, डायसेंट्री, कोलेरा एंड टाइफाइड। ये इन डिजीज़ को वाटर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये गंदे पानी की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है सी वाटर, यानी कि समुद्री पानी। जो स्ट्रीम और रिवर होती है ये फ्लो होने के बाद समुद्र में ही मिलती है, और जो समुद्र का पानी होता है वह उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है,
बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होने यानी को साल्ट होने की वजह से यह पानी साल्टी होता है, नमकीन होता है टेस्ट में, इसलिए इसको सलाइन वाटर भी कहते हैं। और यह पीने लायक नहीं होता, और यह ना पीने के लिए और साथ में एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल नीड के लिए भी इस पानी का यूज़ नहीं कर सकते। 3.6% इसके अंदर नमक मिला होता है इस पानी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर या सब सोइल वाटर। बारिश का पानी रिस कर पृथ्वी के नीचे चला जाता है, और यह पानी जो नॉन पोरस रॉक है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है उसके ऊपर, इस यह पानी अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। यानी कि द वाटर प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के जो नीचे जो पानी होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं या ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का उसको वाटर टेबल बोला जाता है। और इस अंडरग्राउंड वाटर तक ही हैंडपंप या फिर कुआं खोदा जाता है, जिससे कि वह पानी हमें प्राप्त हो जाए। इस पानी को हैंडपंप के द्वारा या हम ट्यूबवेल के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग वाटर, यानी कि जो पानी होता है अंडरग्राउंड वाटर, स्प्रिंग वाटर का मतलब ये होता है जो ग्राउंड वाटर होता है कई बार वह बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, और उसको स्प्रिंग वाटर बोला जाता है। और जो ये पानी होता है स्प्रिंग वाटर और जो वेल कुएं का जो पानी होता है, इसको जो सोइल की डिफरेंट लेयर होती है उसके द्वारा इसको प्यूरिफाई किया जाता है, वरना इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए ये पानी साफ़ होता है जो हमारे पीने लायक होता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ वाटर, पानी की 3 स्टेट होती है, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये तीनों इंटरचेंज हो सकती है, यानी हम ये कहिए कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड से गैसेज में, और गैसेज से वापसी हम लिक्विड में या सॉलिड में कर सकते हैं। आपने फ्रिज में देखा होगा जब हम बर्फ़ जमाते हैं तो कुछ टाइम बाद वह सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, पानी लिक्विड डाला था हमने। फिर जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, गर्म करने के बाद ही भाप बनेगी। जब इस भाप को हम रोकने की कोशिश करेंगे तो ये ड्रॉप बनकर हम इसको पानी को दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। आपने कई बार जब हम चाय या गर्म पानी करते हैं तो उसके पतीले के ऊपर कुछ प्लेट रख देंगे तो कुछ ड्रॉप आपके उसके ऊपर चिपकी हुई मिलेगी, तो वो क्या होती है, गैसेस तो होती है, वो गैस से क्या होगी, वो उसके ऊपर चिपकी रहेगी, और हम जैसे प्लेट उठाते हैं वो पानी की ड्रॉप इकट्ठी होकर वहाँ गिर जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आइस है उसको हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म, और इसको गर्म करेंगे तो ये स्टीम या फिर गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। ये गैसेस फॉर्म को फिर ठंडा करते हैं तो फिर ये लिक्विड में आ जाएगी, लिक्विड को फिर हम कूल करेंगे तो ये फिर आइस या सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब हम आपने कई बार देखा होगा हम कपड़े सुखाते हैं, कुछ समय बाद हमें वो सूखे हुए मिलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जो गीले कपड़े होते हैं इनके अंदर हवा की वजह से या गर्मी की वजह से इनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। इन्वायरमेंट में जाने की वजह से वे कपड़े सूख जाते हैं, और वो जो पानी की ड्रॉप हैं वो इन्वायरमेंट में मिल जाती है। यानी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, वह प्रोसेस जिसमें पानी को पानी की वेपर में भाप में बदल देते हैं उसको इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहा जाता है, या गैसेस फॉर्म कह सकते हैं हम। यानी जो पानी था हमारा लिक्विड फॉर्म में वह हमारे इन्वायरमेंट में मिल गया। ड्यू टू इवेपोरेशन वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट्स, वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राई अप एंड डिस्पीयर। आपने देखा होगा अगर फ्लोर पर फर्श पर हम पानी गिरा देते हैं तो वो कुछ समय बाद सूख जाता है या फिर डिस्पीयर यानी दिखाई नहीं देता, वह भी इवेपोरेशन की वजह से होता है क्योंकि वह भाप बनकर उड़ जाता है। और आपने कई बार रोड पर सड़कों पर बारिश आती है फिर वैसे कोई पानी इकट्ठा होता है, कुछ समय बाद वह पानी भी सूख जाता है, डिस्पीयर हो जाता है, वो इवेपोरेशन की वजह से होता है। और समुद्र में जो पानी होता है किनारे पर पानी लगता है, इवेपोरेशन की वजह से वो पानी वापसी कुछ तो अंदर चला जाता है, कुछ वहाँ पर इवेपोरेट होके वो हवा में मिल जाता है, जिससे कि जो नमक होता है वो वहीं पर रह जाता है और हमें नमक उससे प्राप्त हो जाता है। अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिसमें ये देखा जाएगा कि नमक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हम एक बीकर के अंदर पानी और नमक को मिला के उसको बर्नर से गर्म करते हैं और उसको जलाकर बर्नर को जला के उसके ऊपर रख देते हैं।
और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर से गर्म होने के बाद पानी की भाप बनना शुरू हो जाएगी, और भाप बन के धीरे धीरे जितना भी पानी उसके अंदर था वो डिस्पीयर हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। और जो लास्ट में जो नीचे बचेगा वो हमारा जो कॉमन साल्ट था, नमक जो हमने उसके अंदर मिलाया था, वो हमने उसके अंदर पीछे मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें ये दिखाना है कि जो हीट है वो इवेपोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 प्लेट ले रखी है और उसमें कुछ पानी ले रखा है। एक को हम छत के नीचे रख देते हैं, यानी कि इनसाइड द शेड, और दूसरे को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं, और दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी में पानी डाला हुआ। आप देखेंगे थोड़े समय बाद जो हमने डायरेक्ट सनलाइट के सामने रखा हुआ था जो बाउल, उसके अंदर पानी धीरे धीरे गर्म होकर वेपराइज हो जाएगा। 15 मिनट बाद देखेंगे तो वो पानी जो हमने क्वांटिटी डाली थी उससे बहुत कम हो जाएगा, और जो छत के नीचे रखा था उसके अंदर इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, वो हल्का हल्का कम हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा ही, क्योंकि वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट है। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर गिर रही है तो वह ज़्यादा वेपराइज हो रहा है, ज़्यादा पानी उसके अंदर वाष्पीकरण हो रहा है, और जो उसके नीचे रखा हुआ है उसके अंदर कम है। ये कम होगा ये नहीं कह सकती, यहाँ नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके चारों तरफ जो हवा है वह सूर्य की रोशनी की वजह से गर्म है, और गर्म हवा के अंदर भी ऑपरेशन होता है। इसलिए जो डायरेक्ट सनलाइट के सामने जो बाउल रखा गया उसके अंदर से ज़्यादा होगा इवेपोरेशन, और ज़्यादा पानी उसके अंदर से गायब मिलेगा। और जो छत के नीचे रखा होगा उसके अंदर इतना ज़्यादा गायब नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर कम हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर भी इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वह चल रही थी, जो इनडायरेक्ट रूप में थी। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनको बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और वो पानी कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। मिट्टी से जो जड़ें होती है वहाँ से पानी की अमाउंट पौधे को मिलेगी, और वो जड़ों से होते हुए तने तक पौधे के सारे भाग तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वह इस पानी के साथ ही होती है। जितना पानी फोटोसिंथेसिस में उनको भोजन बनाने में चाहिए उतना वो पत्तियाँ यूज़ करती है। बाकी जो ये पार्ट आपको ओपन क्लोज होता दिख रहा है इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा वह जो बचा हुआ पानी है एक्सेस में वो इन्वायरमेंट में वापस इवेपोरेट हो जाएगा, यानी उस पौधे के अंदर नहीं गया दोबारा, फिर वह प्रोसेस हो जाएगी, फिर वो पानी बाहर आ जाएगा। इस प्रकार जो वाटर वेपर इवेपोरेट हो रही है थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड कैसे बनते हैं? ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ऑन कूलिंग, उस प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में सबसे पहले वाटर साइकिल देखिए। वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पानी के सोर्स के ऊपर गिरती है वह पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद पानी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वह पानी वेपराइज होगा गर्म हवा के कारण वह भी गर्म रहेगा, और धीरे धीरे जो गर्म पानी है उसकी ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऊपर जाने के बाद वो ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो ठंडी होने के बाद वो बादल बना देती है। बादल बनने से फिर देखो जैसे वाटर ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन द एयर अलोंग विद डस्ट पार्टिकल, और साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वो सारे मिलकर बादल बना देते हैं। और फिर दोबारा वहाँ से वो ठंडी होने की वजह से दोबारा पानी जो उसके अंदर इकट्ठा हो गया था वह बारिश की बूंदें बनकर दोबारा पृथ्वी पर आ जाता है। वह पृथ्वी पर वह पानी आ जाएगा दोबारा, फिर वह पानी इकट्ठा होकर समुद्रों से नदी नालों से दोबारा वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद फिर वो बादल बना लेगा, फिर बारिश हो जाएगी। इस प्रकार यह प्रोसेस चलता रहता है। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा, वहाँ पर यह बारिश की बूंदें आने की बजाय वहाँ पर
आइस या स्नो आनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। इसको प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। वाटर साइकिल है यानी कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड वाटर बॉडीज एंड वाटर वेपर टू द एटमोसफेयर एंड फ्रॉम द एटमोसफेयर बैक टू द अर्थ सरफेस इज एज रेन, हेल या स्नो। यानी जब एटमोसफेयर से, हमारी पृथ्वी के सरफेस से जो पानी एटमोसफेयर में जाएगा, वहाँ से वापस पृथ्वी के सरफेस पे आ जाता है। इस प्रकार जो लगातार मूवमेंट होती है पानी की आने और जाने की, इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल। रेन ब्रिंग रिलीफ बाय कूलिंग द एनवायरनमेंट। यानी जैसे बारिश आती है तो इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है, गर्म मौसम जो होता है, उससे उसको राहत मिलती है, वो ठंडा हो जाता है। दूसरा, जो किसान होते हैं, जो मानसून पर ही डिपेंड होती हैं उनकी फसलें, वो अपने खेतों में अच्छी फसल लगा सकते हैं और उनकी फसल पानी की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और जो नदी, नाले, तालाब, झील जो गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, उनका वाटर टेबल ऊपर की तरफ आ जाता है और जो पानी की सप्लाई होती है पृथ्वी लैंड पर भी वो कंप्लीट हो जाते हैं। वहाँ पर भी वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल भी ऊपर की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल डाइजेस्टर ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल्स रेन। प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है कई बार बारिश की वजह से। सबसे पहले है हैवी रेन काज फ्लड्स। आप ये देख रहे हैं कि जैसे इस तरह ज़्यादा बारिश आती है इसी एरिया में, तो वहाँ बाढ़ का कारण बन जाती है। बाढ़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे वहाँ की फसलें ख़राब हो जाएंगी, इसकी वजह से फसल नहीं होगी तो भूख की कमी हो जाएगी और भूखमरी के कारण बहुत ज़्यादा लोगों की भूख से डेथ हो सकती है और बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है डेथ में। जिससे और जो डोमेस्टिक एनिमल है वो भी डूबकर मर जाते हैं। ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति भी कई बार डूब कर मर जाते हैं। बिल्डिंग्स, हाउसेस थे, वो सारे के सारे इसके अंदर डूब जाएंगे। जो बिजली की सप्लाई थी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन जितने भी थी, वो सारी की सारी व्यवस्था ठप हो जाती है। और पृथ्वी की जो टॉप लेयर है, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, और वो भी बाढ़ की वजह से बह जाती है, जिससे कि सोल इरोजन होता है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एनिमल है उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो मिट्टी के अंदर रह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, स्नेक, ये भी बाढ़ आने की वजह से बाहर नहीं आ पाते और वो मर जाते हैं। और इसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल जाती हैं, जैसे कोलेरा, डायसेंट्री, डायरिया और मलेरिया एंड डेंगू। ये भी बाढ़ के जो पानी की वजह से वहाँ पर उस एरिया में हो जाती है, जिससे कई व्यक्तियों की बीमारियों के कारण भी डेथ हो जाती है। और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वह बहुत प्रभावित होती है, और क्योंकि इससे डिजीज़ भी आ गई, भूखमरी भी आ जाती है, प्रॉपर्टी और व्यक्तियों की, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों की भी मृत्यु हो सकती है, उनका भी लॉस होता है। नेक्स्ट, नो रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम काज ड्रॉट। अगर बारिश ज़्यादा आ गई तब तो बहुत सारे इफेक्ट थे, अगर बारिश ना हो तब भी बहुत ज़्यादा भयानक कारण सामने आते हैं। Absence of rain in particular region for a long time leading to shortage of water is called drought। किसी अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी बारिश ना आए तो वहाँ पर सूखा हो जाता है, और उस सूखे को हम अकाल बोल सकते हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कारण है। मिट्टी के अंदर से इवोपोरेशन नहीं होगा, और मिट्टी के अंदर इवोपोरेशन नहीं होगा लंबे समय तक, वह सूख जाएगी और हार्ड हो जाएगी, और उसके अंदर से क्रैक हो जाएंगे, तो जो कि फसल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उपजाऊ नहीं होती। उपजाऊ नहीं होगी तो वहाँ पर चारा नहीं होगा, चारा नहीं होगा तो जानवर मरते चले जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे चारे की कमी हो जाएगी। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है वो तो सारे मर जाएंगे,
और जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो भी, वाइल्ड एनिमल्स भी धीरे धीरे वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा दिनों तक अकाल रहने की वजह से वहाँ के झील, तालाब, यहाँ तक कि जो नदियाँ हैं वह भी सूख जाएंगी, जिससे कि एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल है वो भी प्रभावित हो जाती हैं। और जो ग्राउंड लेवल है वह अभी जितना पहले था उससे काफ़ी नीचे चला जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है, ये अगर लगातार बारिश नहीं हुई, सूखा रहा, तो ये पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता, जो कि पानी को आसानी से बिल्कुल हम यूज़ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम सबसे मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। उन व्यक्ति को रहने के लिए, खाने के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता होंगी, इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगी, तो उन सभी के अंदर भी पानी की, इसलिए जो वाटर प्रॉब्लम है उसकी सबसे मेन जो 2 प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। पानी पीने के लिए या यूज़ करने के लिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा, मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड गुड्स इन इंडस्ट्रीज। उनके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिएगा और सामान चाहिएगा जो इंडस्ट्री में बनता है, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। यानी पृथ्वी पर जो पानी की अमाउंट है वह तो सेम है, लेकिन जो पानी की जो डिमांड है वह धीरे धीरे पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ती जा रही है, जो कि वाटर प्रॉब्लम की सबसे मेन वजह है। कई शहरों में आपने देखा होगा पानी की कमी की वजह से वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, फिर भी उनको पीने का पानी तक भी नहीं मिल पाता और उनका आधे से ज़्यादा टाइम पानी को इकट्ठा करने में या पानी लेने में ही लग जाता है। हाउ टू सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। नहाते समय कभी भी शावर का यूज़ ना करें, बकेट और मग का यूज़ करें, तो इससे पानी का जो एक्स्ट्रा पानी जो बह रहा है हम उसको बचा सकते हैं। कोई भी टैप अगर आपको खुली दिखाई दे घर में, स्कूल में या कहीं रास्ते में, तो उसको हमेशा बंद कर देना चाहिए। कभी भी कोई बर्तन या सब्जी बहते हुए पानी में नहीं धोने चाहिए। अगर कोई पाइप लीकेज हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग कर देनी चाहिए। हमें एक्सेस में पानी नहीं बहने देना चाहिए। ओवरफ्लो होने के बाद पानी को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर पानी की कमी होती है, रिसाइकिल वाटर का रिसाइकिल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो कि वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। और हार्वेस्ट रेन वाटर टू स्टोर इट। रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनानी चाहिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यह क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 2 तरह का होता है, तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर में जो मकान होते हैं उसकी छत को कंक्रीट बना दिया जाता है। कंक्रीट छत होती है जिसके अंदर सीमेंटेड होती है, और जो बाउंड्री होती है उसको बड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर जैसे बारिश आएगी तो वो पानी इकट्ठा हो जाएगा। और वहाँ से जो पाइप होती है वो उस पाइप को अटैच कर दिया जाता है ज़मीन के साथ, एक सीमेंटेड खोद बना के, जो कि पानी को छानता, एक तो पानी इकट्ठा करने के लिए होता है, एक के अंदर फिल्टर लगा होता है जो छान कर उस पानी को एक अलग दूसरी जो सीमेंटेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो पानी छत के ऊपर इकट्ठा किया जाता है उसको एग्रीकल्चर में जब पानी की कमी हो जाए तब घरों में या फिर उसको किसी भी अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वह भी बढ़ जाता है। और ज़रूरत के समय जहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया होता है वहाँ पर इस तरह का अगर पानी का यूज़ किया जाए तो उस पानी को बार बार इकट्ठा किया हुआ इस पानी को बार बार यूज़ कर सकते हैं। बारिश नहीं आने के कारण भी वह पानी जब बचा रह जाता है उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। फिर रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो रोड के साइड में ये कंक्रीट कि वे काफ़ी बड़े बड़े
पोत जैसे बना दी जाते हैं, इसके अंदर टंकी जैसे बनते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी आपको दिखाई दे रही होंगी ग्रेवल्स, क्रस्ट सैंड और ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं, जिनके अंदर जो रोड का जो पानी होता है उसकी इम्प्योरिटी जिसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और जो छन के जो पानी होता है वह इसके साइड में एक पाइप लगाने के बाद जो दूसरी एक टंकी नुमा गड्ढे जैसा बना दिया जाता है, जो कि सिमटेड होता है कंक्रीट के साथ, जो उसके अंदर साफ पानी इकट्ठा हो जाता है। यानी कि सारा का सारा पानी जो बारिश का रोड के ऊपर इकट्ठा हो रहा था वो एक्स्ट्रा बहने की वजह उसको प्योर करके इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको आगे गार्डन में, पार्क में, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। यह रोड साइड हार्वेस्टिंग होती है। इस प्रकार जहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया होता है वहाँ पानी का यूज किया जा सकता है।